And it is such a shameful story, and I mean, I'm angry. Absolutely, I don't have words. I'm in a state of shock. यहाँ सामने आता है इस केस का मास्टरमाइंड मजहर मजीद, जो ब्रिटिश पाकिस्तानी बुकमेकर था। मजहर के पाकिस्तान टीम के कई खिलाड़ियों के साथ अच्छे तल्लुकात थे और उनमें से एक सलमान बट था। सलमान बट ने ही आमिर को मजहर मजीद से इंट्रोड्यूस करवाया था और इनकी आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई, नंबर्स एक्सचेंज हुए एंड ऑल दैट स्टफ। अब उस मैच से एक दिन पहले मजहर ने आमिर को कॉल की और कहा कि वो होटल की पार्किंग में उसका वेट कर रहा है, कुछ जरूरी बात करनी है। उस गुफ्तगू में मजहर आमिर से कहता है कि आमिर की तरफ से अली नाम के एक बिजनेसमैन को मैसेज गए हैं और अब वो बहुत बुरी मुसीबत में है। ये कहने की देर होती है और सलमान बट गाड़ी की पिछली सीट पर आके बैठता है। मजहर कहता है कि आमिर इस मुसीबत से सिर्फ एक तरह निकल सकता है। I'm talking about big money can be made. Yeah, that's it. कि वो कल के मैच में 2 नो बॉल्स करवाएगा। Just going to give you 2 no balls. Quite simple. And I'll tell you which bowler is going to do it. आमिर उसके बाद कई दफा सलमान से कहता है कि ये काम उससे नहीं होगा, लेकिन सलमान कहता है कि अभी भी उसके पास टाइम है कि वो ग्राउंड में जाकर नो बॉल की प्रैक्टिस कर ले। अब उस मैच के दौरान आमिर ने जो नो बॉल्स करवाई उसमें उसका पैर इतना ज्यादा आगे था कि किसी भी क्रिकेट व्यूअर के लिए वो अनयूजुअल था। यहाँ तक कि थर्ड अंपायर स्टीव डेविस ने कहा कि शुरू में तो उसे लगा कि आमिर ने बैट्समैन को डराने के लिए ओवरस्टेप किया है। मोहम्मद आसिफ की नो बॉल पर ज्यादा रिएक्शन नहीं आया था क्योंकि उसने सिर्फ मार्जिनली ओवरस्टेप किया था और वो अपने करियर में इस मामले में स्ट्रगल करता आया है। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि आमिर ने अपने करियर में इससे पहले कभी नो बॉल नहीं करवाई थी। Mohamed Amir hadn't bowled a no ball his entire test career before this game. शाम को मजहर मजीद कैश से भरा एनवलप लेकर मोहम्मद आमिर के होटल रूम में आता है और बहुत खुशी खुशी उसे 1500 पाउंड का कट देता है। मोहम्मद आमिर के मुताबिक उसने वो रकम कबूल नहीं की क्योंकि उसको पता था कि जो काम उसने किया है वो गलत है और वैसे भी इससे ज्यादा अमाउंट तो उसको मैन ऑफ द सीरीज बनने पर मिल गई थी। ये खबर पब्लिक तक पहुंचते ही क्रिकेट के मैदान में एक बेचैनी का बादल छा जाता है। जिस खेल को जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है उस दिन पूरी दुनिया के सामने उसकी रेपुटेशन पानी में फिर गई थी। पुलिस अपनी टीम लेकर मोहम्मद आमिर के रूम की तलाशी लेती है जहां से वो पैसे बरामद होते हैं जो उसे मजहर ने दिए थे और साथ ही मजहर की इस साजिश की रिकॉर्डिंग भी लीक हो जाती है। कोर्ट के लिए ये एविडेंस थोड़ा वीक था क्योंकि मजहर को फंसाने वाला शख्स न्यूज ऑफ द वर्ल्ड का ही एक अंडरकवर रिपोर्टर था। उस वीडियो में मजहर एक एक इवेंट को प्रिडिक्ट करता है और मैच में बिल्कुल वही सीक्वेंस में होता है। The first ball on the third over. माना जाता है कि मजहर की इस प्रिडिक्शन के होने के चांसेस 1 in 1 मिलियन है और मजहर को सलमान बट की हेल्प तो चाहिए ही थी क्योंकि एक कैप्टन ही डिसाइड करता है कि मैच में कौन सा बॉलिंग कॉम्बिनेशन चलेगा। कोच वकार यूनुस भी ड्रेसिंग रूम में आमिर से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या किया है। तो उससे पहले कि वो जवाब देते सलमान बट ने उसका जवाब दिया और कहा कि मैंने उसको बोला था। 16 सितंबर 2010 को मोहम्मद आमिर कोर्ट के सामने अपने जुर्म का इतराफ करता है और सब कुछ सच सच बता देता है। बाकी एविडेंस भी कोर्ट के लिए काफी होता है मजहर, आसिफ और सलमान को सजा देने के लिए। आमिर को 6 माह जेल और 5 साल क्रिकेटिंग बैन की सजा सुनाई गई, जिसके बाद उसकी टीम में वापसी भी हुई। कुछ सीनियर प्लेयर्स ने इसकी वापसी के डिसीजन को लेकर नाराजगी का इजहार किया, जिस पर मोहम्मद हफीज और अजहर अली ने आमिर के साथ ट्रेन करने से इनकार कर दिया। इस स्कैंडल ने न सिर्फ पाकिस्तान टीम का दुनिया भर में नाम खराब किया बल्कि हमसे वो 3 प्लेयर्स भी छीन लिए जो इस टीम को नंबर 1 बना सकती थी। उसके बाद से पीसीबी को बहुत मेहनत दरकार थी अपना नाम साफ करने के लिए और आईसीसी ने भी इलीगल बैटिंग के खिलाफ सख्त कानून बनाना शुरू कर दिए। इस केस से हमें एक लेसन जरूर मिलता है। थिंक सजा मिलनी चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो गलत काम किया उसकी सजा मिलनी चाहिए। कोई भी गलत काम है उसकी सजा मिलती है। Looking back now, what lessons have you learned about it? आपको कोई भी छोटा सा भी अगर आपका कोई दोस्त है तो छोटी सी कोई चीज गलत भी कहता है ना तो वो आपका दोस्त नहीं हो सकता, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये मैंने ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने